हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर उपस्थित हूँ टुडे करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। आज 2 मई 2020 वार शनिवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। साथियों, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में एक क्विज है क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से। वो क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उसके बारे में नेक्स्ट डे यानी कि 3 तारीख को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन संख्या 1 से। क्वेश्चन संख्या 1 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा दीपक अग्रवाल पर कितने वर्ष के लिए क्रिकेट से संबंधित किसी भी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया गया है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल और ऑप्शन डी 4 साल। साथियों, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा बिजनेसमैन दीपक अग्रवाल पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया? 2 साल का। यानी कि दीपक अग्रवाल पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगाया क्यों गया है? इसका रीजन क्या है? लगाने का रीजन क्या है? लगाने का रीजन है कि आईसीसी द्वारा उन पर यह प्रतिबंध आईसीसी एंटी करप्शन कोड की धारा 2.4.7 के तहत लगाया गया है। उन्हें इसका दोषी पाया गया है। जो ये अनुच्छेद है 2.4.7, जो अनुच्छेद है 2.4.7, इसके तहत अंतर्गत जांच में बाधा या देरी करना, जिसमें किसी भी दस्तावेज या अन्य जानकारी को छुपाना, छेड़छाड़ करना या नष्ट करना, या जो उस जांच के लिए अहम हो सकता है जिसमें आईसीसी भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण के सबूतों की खोज की जा रही है, तो उनको छुपाना जो होता है वो अनुच्छेद जो है 2.4.7 उसके अंतर्गत आता है। तो उसका दीपक अग्रवाल जो है उनको दोषी पाया गया है। दीपक अग्रवाल जो है वो 2018 में, यानी कि वर्ष जो दीपक अग्रवाल है, ये दीपक अग्रवाल जी जो है 2018 में T10 क्रिकेट लीग में सिंधी फ्रेंचाइजी के टीम के मालिक थे। और अब दीपक अग्रवाल जो है उन पर 27 अक्टूबर 2000 इन पर जो प्रतिबंध लगाया है, गतिविधियों से बैन जो लगाया है, बैन कब तक लगाया? 27 अक्टूबर 2021 तक। 27 अक्टूबर 2021 तक ये किसी भी आईसीसी की किसी भी प्रकार की गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे। 27 अक्टूबर 2021 के बाद ही ये स्वतंत्र होंगे आईसीसी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए। आईसीसी की बात की जाए तो आईसीसी जो है उसके अध्यक्ष है शशांक मनोहर, मुख्य कार्यकारी मनु साहनी, और आईसीसी का मुख्यालय दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 साल के लिए प्रतिबंध इन पर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 3 मई को और ऑप्शन डी 4 मई को। साथियों, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल लेबर डे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। यानी कि राइट आंसर है 1 मई। यानी कि 1 मई को हैप्पी लेबर डे मनाया जाता है। और इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है, इसको मई दिवस, यानी कि इसको दूसरा नाम क्या है? मई दिवस। मई दिवस के अलावा इसे कामगार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मराठी में कामगार दिवस और तमिल में उजी पालार नाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनेक नाम हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है इसके अनेक नाम हैं। इसे मई दिवस के रूप में भी कह सकते हैं। यह दिन जो है दुनिया भर में श्रमिक जो होते हैं, श्रमिक जो लेबर जो होती है, उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत जो थी 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से मनाने की घोषणा की गई थी। और भारत में जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो है इंटरनेशनल लेबर डे वह पहली बार 1 मई 2023 को मनाया गया था। और मनाया किसने था? लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में मनाया गया था। यह पहला मौका था जब मजदूर दिवस के प्रतीक के रूप में लाल झंडे का इस्तेमाल भारत में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के इतिहास की बात की जाए तो इस दिन को मनाए जाने की नींव पड़ी थी वो पड़ी थी 1986 में,
1886 में। 1886 में 1 मई को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों ने काम की अवधि को अधिकतम 8 घंटे प्रतिदिन निर्धारित करने के लिए हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद 4 मई को शिकागो के हैमार्केट स्क्वायर में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो समाजवादी अखिल राष्ट्रीय संगठन ने इस घटना में मरने वालों की स्मृति में 1 मई को, यानी कि मजदूरों की स्मृति में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाने और पूरे विश्व में श्रम कल्याण को बढ़ावा देने की शुरुआत की। तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी भारत में या पूरे विश्व में? 1919 में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो अध्यक्ष है वो है गाई राइडर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उससे पहले बात करते हैं राइट आंसर क्या है? 1 मई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। किस राज्य के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी नागालैंड। साथियों, डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह, जिनको कि जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है, वह कहाँ के हैं? किस राज्य के निवासी हैं? मणिपुर राज्य के। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मणिपुर राज्य। आगे बात करें इसके बारे में, तो यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह, यानी कि ये जो है वो पेशे से एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर टूरिज्म फोर्स MTF फोरम के संस्थापक हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फाल युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भारत में जापान के दूतावास के अधिकारियों सहित कई जापानी नागरिकों ने भी हिस्सा लिया था। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है वह सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। और यह जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, यह सम्मान जापान के बादशाह मेइजी ने 1875 में शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से जो सम्मानित हुए हैं वह किस राज्य के निवासी है? मणिपुर के। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मणिपुर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की। निम्नलिखित में से किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अंशुमान सिंह, ऑप्शन बी शिखा शर्मा, ऑप्शन सी रेखा शर्मा और ऑप्शन डी मोहित शुक्ला। साथियों, गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, गूगल पे UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एक प्रमुख ऐप है जो अमेजन, पेटीएम आदि के जरिए UPI की सुविधा मुहैया करवाता है। इसमें जो नियुक्त किया गया है, अभी नियुक्ति किसकी? गूगल पे इंडिया सलाहकार के रूप में शिखा शर्मा की नियुक्ति की गई है। शिखा शर्मा की नियुक्ति की गई है। शिखा शर्मा इससे पहले एक्सिस बैंक की CEO रह चुकी है। शर्मा की जो नियुक्ति है, शिखा शर्मा की नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए मार्ग तलाशने के लिए की गई है, जिसे जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। शिखा शर्मा 2008 में एक्सिस बैंक में शामिल हुई थी। जब शामिल हुई थी तो उन्होंने ICICI बैंक से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने 2018 तक एक्सिस बैंक का संचालन किया और इसे देश की एक प्रमुख बैंकिंग इकाई में तब्दील करने में कामयाबी पाई। इसके अलावा शिखा शर्मा IT प्रमुख टेक महिंद्रा के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी रह चुकी हैं। जो गूगल है, गूगल के वर्तमान में जो CEO हैं वो है सुंदर पिचाई। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। तो गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखा शर्मा को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शिखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5। किस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है? ऑप्शन ए राजस्थान ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी पंजाब एंड सिंध बैंक और ऑप्शन डी बिहार विकास ग्रामीण बैंक। साथियों,
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभ्य नामक की जो पहल है वो शुरुआत की है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। यह जो योजना है ये कर्नाटका जो विकास ग्रामीण बैंक है उसने कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई है। यह ऋण सुविधा मौजूदा एमएमई ग्राहकों के लिए होगी जो 29 फरवरी तक नियमित चालू हो रहे हैं। इसमें 1 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाएगा। जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, कर्नाटक ग्रामीण विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर विकास अभ्य नामक योजना किस बैंक ने शुरू की है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था? तो भारत सरकार ने। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। बात करते हैं इसकी कि कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण CWMA जो कि इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार ने इसका गठन 2018 में 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया था। तो 4 राज्य, कितने बंटवारे? 4 राज्य हैं और उन 4 राज्यों में कौन कौन से राज्य थे? तमिलनाडु, दूसरा था केरल, एक था कर्नाटका और पांडिचेरी। इन 4 राज्यों में पानी के बंटवारे के लिए, कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के लिए भारत सरकार द्वारा कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। कावेरी जो जल प्रबंधन है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जो पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय का अधीन था, को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण कितने राज्यों के लिए गठित किया गया था? 4 राज्यों के लिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 4 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए बिरसा मुंडे, ऑप्शन बी हेमा भराली, ऑप्शन सी बीना दास और ऑप्शन डी अकबरुद्दीन। साथियों, स्वतंत्रता सेनानी हेमा भराली ने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था और उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सिद्धांतों की अनुयायी हेमा भराली का हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1919 को असम में उनका जन्म हुआ था। जो हेमा भराली है उन्होंने महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज के हंसिए वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसके अलावा उन्होंने 2005 में, हेमा भराली जो है इनको 2005 में उस समय के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2006 में इन्हें असम सरकार द्वारा, असम सरकार से राष्ट्रीय एकता के लिए सम्मानित किया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्हें प्रदान किए गए। हेमा भराली ने 1950 में उत्तरी लखीमपुर में भूकंप के दौरान राहत कार्यों में योगदान दिया था और वह 1981 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए भूदान आंदोलन में शामिल हुई थी, जिसमें वह एक प्रखर या प्रमुख नेता के रूप में बनकर उभरी थी। तो इसका आंसर क्या है कि स्वतंत्र किसका निधन हुआ है? हेमा भराली। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हेमा भराली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा ने किस नाम से एक नया अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए कोरोना विन फीफा, ऑप्शन बी वी विल विन, ऑप्शन सी वी विन कोरोना और ऑप्शन डी कोरोना विल विन। साथियों,
फीफा फेडरेशन यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा ने एक अभियान शुरू किया है। और फीफा ने यह अभियान जो शुरू किया है, इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य पेशेवरों को सम्मानित किया जाएगा। उनके सम्मान में एक वीडियो जारी किया है जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए हैं। तो ये वीडियो जो शुरू किया है अभियान, इस अभियान का नाम क्या है? वी विल विन, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वी विल विन। इस अभियान में भारत के पूर्व फुटबॉलर कप्तान भाईचुंग भूटिया भी शामिल है, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। फीफा जो है, फीफा का जो कार्यालय है मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना, फीफा की जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 21 मई 2014 को। और फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, फेडरेशन कौन सा अभियान शुरू किया है? वी विल विन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9। कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रवादी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम महानरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। साथियों, इस समय भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के प्रयास के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18.82 लाख मजदूर कार्यरत हैं। और यह जो कार्यरत है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत है। तो कौन सा राज्य पहले नंबर पर आया है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पूरे देश में मनरेगा के तहत दी गई नौकरियों का लगभग 24% हिस्सा है। आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के बावजूद कुल 18,51,536 श्रमिकों ने छत्तीसगढ़ की 9,883 ग्राम पंचायतों में महानरेगा के तहत दिन में कार्य किया। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी पुष्टि की है। तो राइट आंसर क्या है? कौन सा राज्य पहले नंबर पर आया है? छत्तीसगढ़ राज्य है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्केई एशिया प्राइज 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT कानपुर और ऑप्शन डी IIT मद्रास। साथियों, प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाएगा। उन्हें इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण वाटर प्यूरिफिकेशन से उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और थलपिल जो है, थलपिल प्रदीप जो प्रोफेसर हैं वह किस संस्थान के? IIT मद्रास के। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, IIT मद्रास। और उन्हें भी हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने नैनो टेक्नोलॉजी सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए किया है, जिसे भारत में 2 पैसे प्रति लीटर की दर से पीने योग्य बनाया है। यह पुरस्कार जो है हर साल, कौन सा पुरस्कार? निक्केई एशिया प्राइज पुरस्कार हर साल नहीं, हर 3 साल में दिया जाता है। और यह आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक और समुदाय में प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, IIT मद्रास। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 के लिए इस दिन का विषय क्या था? ऑप्शन ए शक्ति परिवर्तन, नवाचार और रचनात्मकता में महिलाएं, ऑप्शन बी हरित भविष्य के लिए नवाचार, ऑप्शन सी डिजिटल क्रिएटिविटी कल्चर रीमैग्नेटेड और ऑप्शन डी गोल्ड के लिए पहुंच IPO स्पोर्ट्स। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर हम आंसर चेक करेंगे, राइट आंसर आपको बताएंगे। राइट आंसर का डिस्कशन हम हमारे कल के करंट अफेयर्स में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद और देखते रहिए हमारा चैनल UV कॉम्पिटिशन्स। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, आपको क्वेश्चन का कमेंट जरूर करना है।
हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करें। पीडीएफ डाउनलोड जो करेंगे, पीडीएफ में आपको आंसर्स मिलेंगे, आंसर्स के साथ साथ पीडीएफ जो है उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी से बचे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।